Hello, all of you present here. Welcome to the Learners Exclusive. Here we are with the last and the final part of our classification series, that is biological classification. अब तक बेसिकली हमने इस चैप्टर में सारे के सारे प्रोटिस्टा, सारे के सारे मोनेरा, सारे के सारी फंजाई, इन सब चीज़ों के बारे में डीप स्टडी करी है। लेकिन डीप स्टडी इसलिए करी है कि और दूसरे चैप्टर्स में उनके बारे में गिवन नहीं है ज़्यादा कुछ। लेकिन अब आगे के जो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स बेसिकली प्लांट और एनिमल, यहाँ पर हम उनका ओनली एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में थर्ड और फोर्थ चैप्टर में बेसिकली आपका पूरा का पूरा डिटेल स्टडी है इन चैप्टर्स का। इसके अलावा भी हम बात करेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स की। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। Kingdom Plantae. Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plant. Kingdom Plantae के अंदर बेसिकली अब देखियो जो भी हमारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्लूसिवली हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के अंदर। बाकी आने वाली चीज़ें जो थी वो सब के सब यूकार्योटिक थी। सबसे पहले मोनेरा में थे हमारे सिंगल सेल्ड प्रोकार्योटिक, फिर आए प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकार्योटिक, फिर आए फंजाई मल्टी सेलर और मे भी सिंगल सेल। सिंगल सेल फंजाई कौन सी है? सारी सिंगल सेल फंजाई नहीं होती हैं, एक ही सिंगल सेल फंजाई बेसिकली नोन है, वो कौन सी है? यस, सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसिस, बेकर्स ईस्ट। इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रूअर्स ईस्ट इसलिए जब उससे हम बियर बनाएंगे तो ब्रूअर्स ईस्ट बोलेंगे, जब उससे केक बनाएंगे या बेकरी में उसका इस्तेमाल करेंगे तब उसको हम बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। सो किंगडम प्लांटे के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। प्लांट्स में बेसिकली यूकार्योटिक मल्टी सेलर आते हैं। बेसिकली इनका जो कैरेक्टराइजेशन, इनका कैरेक्टर जो है वो है कि इनमें क्लोरोफिल मिल देखने को मिलेगा, ए और बी। क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं, ए बी सी डी, अलग अलग टाइप्स में। एल्गी में देखने को अलग मिलते हैं, किसी में अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लांट्स में बेसिकली आपको ए और बी टाइप का क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। अब प्लांट में ऐसे देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बोल दिया आप आगे चल के ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि फर्स्ट पैरा में कुछ और लिखा है और नेक्स्ट में कुछ और लिख दिया कि हाँ ये भी होता है। क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शन नहीं होगा ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि एक्सेप्शन की वजह से ही, एक्सेप्शन होते 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 वो चीज़ आगे मॉडिफाई हो रही है, वो चीज़ म्यूटेट हो रही है, आगे नई चीज़ बन रही है। क्योंकि एक्सेप्शन नहीं होगा तो नई चीज़ कैसे बनेगी? सिमिलरली यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी यहाँ पे फर्स्ट पैरा में लिखा था कि ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ग्रीन कंटेनिंग क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ऑटोट्रॉफिक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अपना खाना खुद बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आगे लाइन में लिखा हुआ है द फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ग्रीन कलर का उन्हें पिगमेंट उन्हें भी देखने को मिलेगा, लेकिन पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होंगे। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे, मतलब वो बेसिकली इंसेक्ट्स को पकड़ पकड़ के उनसे न्यूट्रिशन, और कौन सा न्यूट्रिशन, बेसिकली क्वेश्चन आता है कई बार कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो बेसिकली किस एलिमेंट या किस मिनरल की कमी से उनको ऐसा होना पड़ता है कि वो इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खाने लगे। मिट्टी में ऐसी कौन सी चीज़ की कमी है जो चीज़ उनको इंसेक्ट से लेकर के पूरी करनी पड़ रही है? तो उसका आंसर है नाइट्रोजन। सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट आपको नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पैरासाइटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अलग अलग हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट्स को पकड़ के खाएंगे। पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स की बॉडी पे ग्रो, दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करेंगे बेसिकली। इंसेक्टिवोरस की बात करें तो ब्लैडर वॉट और विनस फ्लाईट्रैप, यहाँ पे एक दो कॉमन एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल होता है पिक्चर प्लांट, जिसको नेपेंथस भी बोलते हैं। नेपेंथस इसका साइंटिफिक नेम है। ये तीनों नाम याद रखने हैं, ब्लैडर वॉट, विनस फ्लाईट्रैप और नेपेंथस। ये तीनों के तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। नेक्स्ट आपका पैरासाइटिक प्लांट है। वो एक ही पैरासाइटिक प्लांट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ने में आपको एनसीईआरटी में 11th में 12th में बेसिकली इसी के बारे में बात होता है, जो कि है कॉस्क्यूटा। हिंदी नाम इसका कॉमन नेम, वर्निकुलर नेम अमरबेल। प्लांट सेल में बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होगा विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। मतलब पूरी बॉडी में हर जगह ऐसा नहीं कि क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोप्लास्ट है, एक स्पेशल जगह होती है। अभी के लिए मैं उस जगह का नाम याद कर रहा हूँ, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फिर भी बताना मेरा धर्म है, तो एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा।
एक जगह होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक जगह होगी थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, वहां पर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ऐसा नहीं कि हर जगह फैला मिलेगा, क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर होगा। प्लास्टिड 3 टाइप के प्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा, आगे चीज़ देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हर जगह फैला हुआ नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्ट इसके ऑर्गेनल्स होंगे, वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो सेल वॉल की बात करें अगर हम इसकी, तो प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है बेसिकली, एनसीईआरटी में गिवन है सेल्यूलोज, लेकिन इसके अलावा भी हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की भी बनी हुई होती है। बेसिकली सेलुलोज होता है लेकिन हेमी सेलुलोज और पैक्टिन भी देखने को मिलता है। आगे बात करें इसकी फाइलम या फिर इसको किन किन क्लासेस में आगे डिवाइड किया गया है। सो प्लांट्स में इंक्लूड हैं एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनके बारे में भी अभी कोई डिटेल स्टडी नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा मैं, ये हम सारी बातें डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर जब पढ़ेंगे। और इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक दैट ऑल्टरनेट विथ ईच अदर। इस लाइन को समझते हैं। देखिए जैसे कि अभी बताया, यहाँ पे प्लांटे के अलग अलग आगे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये चीज़ें आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियरली अगर आपको समझना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्लांट्स जो आपके लो लेवल के प्लांट्स हैं लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें जब आप पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा ये, जब आपको क्लियरली समझना होगा। देखने को तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ही मिलेगा, लेकिन क्लियरली समझना होगा तो ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट में देखने को मिलेगा। कैसे, एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे लाइन मेंशन है द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। अच्छा, एक प्लांट के लाइफ में, पूरी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं। जैसे कि हम लोगों की अगर हम बात करें, हम लोगों के लाइफ में 2 फेजेस आते हैं, 3 फेज बेसिकली, जैसे कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, इस टाइप के फेजेस होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ऐसी प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के में यहाँ पे बेसिकली 2 फेज आते हैं। एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज और एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज। मतलब जो स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी होगी, बनेगी इसमें, अगर हम नॉर्मल, आपने गैमेटो ब्रायोफाइट और इन सब चीज़ों के वे में तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन नॉर्मल की अगर हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं इनके बारे में, आपने पोलन वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो पोलन में क्या होता है, बेसिकली पोलन जो होते हैं वो डिप्लॉयड नहीं होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। हम लोगों की बॉडी भी, जैसे कि आपने सुना है, क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमंस के बारे में पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बोला, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में हर एक सेल में वो उतने ही क्रोमोसोम होंगे। हमारी बॉडी के सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमीट्स। तो नॉर्मल सबको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स का मतलब यही है कि आने वाली जनरेशन में भी वो चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए कि 23 पेयर्स ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 23 पेयर से 46 पेयर्स हो जाए, 40, हाँ 46 पेयर्स बन जाएँ वो उसमें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि स्पीशीज़ ही चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि जितनी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, सब में आपको क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसी वजह से वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आपस में। सो सेम चीज़ ही हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक साइकिल बनाई गई। बेसिकली ये चीज़ तो हमें पढ़ना आगे था, लेकिन अब टॉपिक आ गया यहाँ पे तो कोई नहीं, डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। एक साइकिल होती है माइटोसिस और एक साइकिल होती है मियोसिस। चलिए पहले पढ़ते हैं हम माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है कि एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, अब इसको डिवाइड होना है। डिवाइड होने के लिए इसमें एक ऐसा स्टेज आया कि इसका साइटोप्लाज्म ब्रॉडन हुआ और न्यूक्लियस या इसके क्रोमोसोम्स जो थे वो डिवाइड हो गए 2, मतलब कैरियोगैमी हुई, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ। आगे क्या होगा, अब साइटोगैमी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, और एंड में फाइनली 2 सेल्स अलग अलग बन जाएंगी।
अब अगर गौर दोगे देखोगे यहाँ पर 2n, 2n का मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स, पेयर्स याद रखना है, 23 नहीं ओनली 23 पेयर्स में क्रोमोसोम है यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो गया, 23 पेयर्स इसके पास होगा और 23 पेयर्स इसके पास होगा, क्योंकि ये कॉपी हुआ है, जैसा था आपस में कॉपी हुआ है। उसके बाद 23 पेयर्स इसमें हो गया और 23 पेयर्स इसमें हो गया। अभी भी सेल अलग नहीं हुआ, यहाँ पर भी 23 पेयर्स इसके पास हो गया और 23 पेयर्स इसके पास हो गया। ये कहानी अभी तक सेम चल रही है, लेकिन जैसे ही डॉटर सेल आएगी और अलग हो जाएगी तो इसके पास भी 23 पेयर्स और इसके पास भी 23 पेयर्स। देखो दो सेल बनी, एक सेल, दो सेल, पेरेंट से कंपेयर करो, 2n था, 23 पेयर्स था, 2n है, 23 पेयर्स है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज़ है जो कि पहले थी। और क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल के अंदर है, तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ये तो बात हो गई माइटोसिस की, जो कि हमारे बॉडी के हर सोमेटिक सेल मतलब आपकी आँख का सेल, आपके नाक का सेल, आपके मुंह का सेल, आपकी बॉडी में हाथ का सेल, नॉर्मल हर एक जगह का सेल एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल कौन से हैं? स्पर्म्स एंड ओवम्स, यानी गैमीट्स जो होते हैं बेसिकली। वहाँ पर आपको माइटोसिस देखने को नहीं मिलेगी। और क्यों नहीं मिलेगी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर माइटोसिस होने लगी ना तो आप खुद देखना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने हो सकती थी। कैसे, देखते हैं एक बार। लेट्स सपोज कि ये एक स्पर्म है और इस स्पर्म के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, होते नहीं है पर लेट्स सपोज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे, अगर स्पर्म के पास 2n है तो ओवम के पास भी 2n होंगे। असली में नहीं होते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, मान के इसको पेपर में मत लिखे आना कि स्पर्म्स एंड ओवम हैव 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर लेट्स एज्यूम कि क्यों माइटोसिस की जगह यहाँ पर मियोसिस होता है। 2n और 2n, कितने पेयर? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब इन दोनों का क्या होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम आपस में ऐड होगा और ऐड होने के बाद में बनाएगा एक जाइगोट। जाइगोट, ये 2n है, ये भी 2n है, प्लस होकर कितना हो रहा है? 4n। यानी कि यहाँ पर 23 पेयर्स हैं, यहाँ पर 23 पेयर्स हैं और मिलके ये बना रहे हैं 46 पेयर्स। स्पीशीज ही अलग हो जाएगी भाई, क्या बनेगा कुछ नहीं पता, स्पीशीज ही अलग हो जाएगी। तो इसीलिए इस झोल झमेले से बचने के लिए यहाँ पर होगा मियोसिस, जिसको बहुत से लोग मायोसिस भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग सही लिखना। आप बोल कह रहे हो उससे कोई ज़्यादा नहीं है फ़र्क पड़ता, मायोसिस या मियोसिस कुछ भी बोलो। तो मियोसिस या मायोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर ये है एक सेल और इस सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटोसाइट, मतलब सिंगल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। बहुत सारे लोग उसको स्पर्म बोलते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोसाइट है, एक सिंगल सेल है, ठीक है ना। सो ये बनता कैसे है? मान लेते हैं कि बॉडी का कोई सेल था जिसके पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हुए और 2n और 2n दो सेल्स में बने। अब ये 2n डिवाइड होकर के यहाँ पर हाफ डिवीजन हो गया, मतलब n, 1n या n कुछ भी कह लो, n n n, इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? ये n है, ये n है, n का मतलब होता है 23
और 2n का मतलब होता है 23 पेयर्स। ओके, सो ये भी n है और ये भी n है। तो अब ये और n सेम चीज़ हो रही है हमारे स्पर्म्स के अंदर, यानी मेल वाला जो गैमेटोफाइट है उसमें सेम चीज़ हो रही है और सेम चीज़ होगी हमारे फीमेल गैमिट में। तो अब ये n और n मिलके बनाएंगे 2n, और 2n फर्दर बना करके 2n, और फिर 2n, फिर 2n, फिर 2n, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वही स्पीशीज़ बनेगी जो स्पीशीज़ थी। तो एक तरीके से अगर हम अपने बात में देखें, अपने ऊपर रख के देखें कि यहाँ पर भी जनरेशन तो ऑल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जनरेशन का ऑल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल का ऑल्ट्रेशन हो रहा है कि बॉडी में एक सेल ऐसा बन रहा है जो कि n है, और एक सेल ऐसा बन रहा है जो कि 2n है। यहाँ पर तो केवल सेल ऐसा बन रहा है, लेकिन ये पूरी बात क्यों करी हमने? क्योंकि प्लांट के ऊपर बात कही गई थी, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। वहाँ पर पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी ही ऐसी बनती है, n और 2n वाली, जिसमें से कि जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है वो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब n होती है, मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं इसके पास, केवल पेयर नहीं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और जो स्पोरोफाइटिक होती है वो डिप्लॉयड होती है, यहाँ पर 2n होते हैं। अच्छा, नाम याद कैसे रखना है? गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट को प्रोड्यूस करने वाला, और गैमीट को प्रोड्यूस जो करेगा वो खुद कैसा होना चाहिए? n, तभी तो n नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर होती है मियोसिस। स्पोरोफाइटिक है वो 2n, तो स्पोर्स बनाता है वो। ये दोनों अंतर हैं। और इसमें पूरे का पूरा इसी चीज़ को पूरे को बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मतलब प्लांट में दो जनरेशन बन रही हैं, एक जनरेशन गैमेटोफाइटिक जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड है, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन है जो कि डिप्लॉइड है। दोनों को मिलाकर के बोला क्योंकि बीच में गैप देखने को मिल रहा है, हमको जनरेशन में गैप देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और ये जो दो स्टेज बनती है ना, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज, पॉसिबल है या तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने नॉर्मल चीज़ें अपने नॉर्मल फ्लावर्स देखे हैं जो आपके हम्म, एक कोई भी फ्लावर ले लो, नॉर्मल फ्लावर जो है हिबिस्कस का फ्लावर ले लो फॉर एग्जांपल। हिबिस्कस के अंदर पोलन ग्रेन बनता है, वो पोलन ग्रेन जो है वो प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है, और उस पोलन ग्रेन में हैप्लॉइड होता है, तो वो हो गया हैप्लॉइड जनरेशन। इस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो वो प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है, नॉर्मल की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो प्लांट बॉडी अलग अलग बनती हैं, वो हो सकता है फ्री लिविंग हो, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही ना हो। दोनों अपना अपना डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर रहता वो, डिपेंडेंट से मेन मतलब यहाँ पर है उसके खाने पीने का, मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो मे भी हो सकता है कि फोटो, फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन का हमने एग्जांपल लिया था, पोलन ग्रेन ग्रीन कलर का होता है, क्या उसमें क्लोरोफिल मिलता है? नहीं, वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, वो अपने आप खाना नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि गैमेटोफाइट किसी किसी प्लांट में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, यहाँ पर हमको देखने को ऐसे मिलता है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग अपने आप डिपेंडेंट होते हैं, और इसी फिनोमेना का हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में भी हेटेरोट्रॉफिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली ये सेल वॉल नहीं होती है इनके पास, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक होने वाले हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में खाना बनता जो है, बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसफ़र होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। और हम ह्यूमंस की बात अगर हम करें तो बनता तो ग्लूकोज ही है, बनता क्या, हम बनाते थोड़ी हैं, हम तो एक तरीके से ले रहे हैं ना खाना, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं ना, हम ले रहे हैं अपने बॉडी में, खा रहे हैं उस चीज़ को। तो आता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, और फिर उसके बाद में उसको तोड़ मोड़ को जो भी ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म बेसिकली उसको तोड़ मोड़ के ग्लूकोज की फॉर्म बना देता है कार्बोहाइड्रेट को। और स्टोर करना होगा अगर हम उसको, तो स्टोर करते हैं हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। और ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन होता तो हेटेरोट्रॉफिक है। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी अलग टाइप के न्यूट्रिशन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है जब आप किसी ऑर्गेनिक चीज़ को, जो आप उसके छोटे छोटे पोर्शंस को अपनी बॉडी में एनगल्फ करें,
एक तो बॉडी में लेना हो गया, सेल वॉल के थ्रू ले जाते हैं जब हम, उसे एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, जैसा कि अमीबा करता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था हमने, जैसा कि अमीबा अमीबा करता है, वो तो हो गया फेगोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस। लेकिन जब हम पूरे के पूरे पीस को, खाने के टुकड़े को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, एनगल्फ करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में उसका हम एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बाद में फिर एसिमिलेशन, मतलब जो भी कंपाउंड निकला है उसको यूज़ कर लेना जहाँ जहाँ पे यूज़ करना है हमें, ये सब होता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि लिखा है बुक में, बाय इंजेशन ऑफ फूड। दो वर्ड होते हैं, इंजेशन और इजेशन। इंजेशन मतलब बॉडी में अंदर लेना, इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। They follow a definite growth pattern and grow into adults. They have a different shape and size. Obviously, बच्चा होगा वो जुवेनाइल फेस में आएगा, जुवेनाइल फेस से रिप्रोडक्टिव फेस में आएगा, फिर ओल्ड एज में आएगा, ऐसे ग्रो करते हैं अलग अलग। और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमेलिया सेम शेप और सेम साइज़ क्यों, तो मतलब ये बकवासी चीज़ है, क्या इसमें याद करना, सबको पता है कहाँ सबके सब सेम होते हैं। ह्यूमन ही नहीं, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हायर फॉर्म्स जो होते हैं, अब हायर फॉर्म और लोअर फॉर्म्स क्या होते हैं, देखो, स्टार्टिंग होती है एनिमेलिया के किंगडम पॉरीफेरा से, आगे की चीज़ है अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि किंगडम एनिमेलिया की स्टार्टिंग होती है किंगडम फाइलम पॉरीफेरा से। तो फाइलम पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो कहीं जा फिर नहीं सकते हैं, कहीं चल नहीं सकते हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही रहेंगे, और इसी जगह पर के, मतलब उनके पास चलने फिरने के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं है, खाने पीने के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं है, बस सेल है, सेल, सेलुलर इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, सेल टिश्यूज से बनी हुई है, ऑर्गन से बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। इस तरीके, जैसे हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, तभी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन हम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो वहाँ पे ओनली सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ भी नहीं होते हैं, सेल के एग्रीगेट होते हैं। टिश्यूज़ हम तब बोलेंगे जब आपका वहाँ पर सेल जो हैं, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर के कोई एक काम करें और उनका ओरिजिन सेम हो, तब बोलेंगे हम कि वो टिश्यू है। सेल नॉर्मली सेल एग्रीगेशन मतलब सेल, हर सेल अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे किंगडम चैप्टर, प्लांट एनिमल एनिमल किंगडम चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेना ज़रूरी था। सो हायर फॉर्म्स जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं। अब हम हायर फॉर्म्स एक तरीके से एनिमल में सबसे सुपर हायर फॉर्म्स एनिमल्स में हम ही आते हैं, मैमल्स में। तो ये लोग सेंसरी मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है, लास्ट टाइम पढ़ा था आपने, 10th में पढ़ के आए होंगे आप, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह, नर्वस इश्यूज होती हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Kingdom Animalia में फिर से वही बात बोलूँगा, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, हो सकता है किसी न किसी यहाँ पे सेक्शुअल फेज आता हो, लेकिन बेसिकली सब में यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के द्वारा, और उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। ये है किंगडम एनिमेलिया की कहानी। अब आगे की चीज़ें जो रह गई हैं, वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये क्या चीज़ें हैं। देखो, किंगडम यहाँ पे किंगडम ख़त्म हो गया था, एनिमल का किंगडम ख़त्म हो गया। रॉबर्ट विटेकर ने नॉर्मली 5 ही किंगडम बनाए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स इनका जिक्र तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि क्लासिफिकेशन तो जिंदा चीज़ों का किया जाता है, वायरस तो जिंदा है ही नहीं है। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि जब तक ये बॉडी के बाहर रहेगा ना, ये कुछ नहीं कर सकता, ये एक तरीके से डेड ही है, इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बॉडी के अंदर आते ही, होस्ट सेल मिलते ही, ये फटाक से एकदम से एक्टिव हो जाता है और अपना डीएनए का अंतर इधर उधर फेरबदल करके हमको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। सो नॉर्मली आज के टाइम पे पेंडेमिक, जो बहुत ज़्यादा पेंडेमिक डिजीज चल रही है, कोरोना। कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना का मतलब होता है स्फेरिकल, गोल।
तो कोरोना वायरस मतलब स्फेरिकल शेप का वायरस होता है ये। और नॉर्मल जो लोग खांसी जुकाम होता है हमको, अच्छा नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, सुना है? सर्दी जुकाम हुआ, दवाई भी नहीं लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। कभी कभार दवाई लेनी पड़ती है, या कभी कभार ये वर्ड सुना होगा, अरे उसको तो वायरल हो गया। वायरल का मतलब है कि जो डिजीज कॉज हुई ना उसको, अब जो सर्दी जुकाम उसको कॉमन कोल्ड हुआ है ना, वो बैक्टीरिया वाला नहीं है, वो वायरस वाला है। और कौन सा ग्रुप है जो कॉमन कोल्ड करता है? राइनो ग्रुप ऑफ वायरसेस। और इवन कोरोना भी आपका कॉमन कोल्ड करता है, लेकिन ये कोरोना जो अब नया आया है ये म्यूटेटेड वर्जन है नॉर्मल कोरोना का। सो वायरस के बारे में अगर हम उसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी मतलब उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर का स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। अंदर ऑर्गन्स या अंदर की स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं, दोनों को मिला के फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। The virus are the non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside a living cell. वायरसेस में बेसिकली उसके ऊपर जो उसकी आउटर कोट होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और इनर्ट होता है, मतलब आसानी से टूटता नहीं है। इसीलिए वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए वायरस पर कोई भी दवाई काम नहीं करती है, उनके लिए स्पेशल एंटीवायरल मेडिसिन काम लानी पड़ती हैं काम। इसी वजह से इस वायरस की भी मेडिसिन नहीं बन पा रही है, कोरोना वायरस की। क्योंकि यार हर चीज़ को तो ये रेजिस्ट कर देता है, ये कोई जिंदा तो है नहीं है कि इस पे आपने उसको मार दिया, है ना? तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना इस बारे में। So once they infect the cell, they have take over the machinery of the host cell to replicate themselves. अच्छा, हमारे सेल्स जो होते हैं बेसिकली उनके पास एक अपनी खुद की मैकेनिज्म होता है कि हाँ इतना इतना डिवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, इतना कॉपी डीएनए को कॉपी करेंगे, इससे ज़्यादा कॉपी डीएनए नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वायरस सेल में एंट्री करता है, ये बेसिकली सेल के कॉपिंग मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेता है। वो अपने हिसाब से चलाएगा। अब अपने हिसाब से क्या चलाएगा? आप में से बहुत लोग बोलेंगे क्या उसके पास दिमाग होता है? नहीं, वायरस के पास दिमाग नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, तो फिर कैसे अपनी मर्जी चलाता है वो? इसके पास एक कोड होता है, और वो कोड क्या? इसका खुद का डीएनए या आरएनए कोड हमारी बॉडी से मैच नहीं करता है, वो अलग होता है, और सारा का सारा फंक्शन वही करेगा, सब काम उसी से होगा। तो बेसिकली होता क्या है, सेल रेप्लिकेट करेंगे, और सेल रेप्लिकेट करने के बाद में वो कुछ मतलब वायरस या मारना तो नहीं चाहता है वायरस, अब भाई उसको जिंदा मतलब उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि हाँ मुझे इसको जा करके इसको मारना ही है। किसी ऑर्गेनिज्म को जा करके हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई वायरस अटैक हुआ और वो मर ही जाएगा। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी बननी स्टार्ट हो जाती हैं वायरस में, इंटरमीडिएट कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएंगे, या वायरस के होने की वजह से लाइक आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि नॉर्मल बॉडी से अलग है। तब बॉडी में जो है वो चेंजेस आएंगे, और अगर वो चेंजेस नहीं सुधरे, उनका इलाज नहीं किया गया, तब होस्ट की डेथ होती है। वुड यू कॉल्ड वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी इस बारे में। द नेम वायरस इट मीन्स द वेनम और द पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय द डिमित्री एवोनस्की। क्यों क्यों उन्होंने इसको पॉइजनस फ्लूइड कहा? बेसिकली हुआ क्या था कि जो वायरस सबसे पहला डिस्कवर हुआ था ना, वो था टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ था। और ये करता क्या था, टोबैको प्लांट में मोज़ेक डिजीज़ करता था। मोज़ेक एक पैटर्न होता है बेसिकली, देखना इंटरनेट पे सर्च करके देखना मोज़ेक पैटर्न, वो पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसा पैटर्न होता है। तो इसी टाइप के पैटर्न्स कुछ बनने स्टार्ट हो जाते हैं लीफ पर। सो होता क्या है बेसिकली वायरस, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक काम करा, एक एक्सपेरिमेंट किया दिमित्री ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था टीएमवी से, टोबैकोमोटिक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट जो था, उसका उन्होंने फ्लूइड, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, एक तरीके से उसका जूस निकाल लिया, और वो जूस जो था वो डाल दिया एक नॉर्मल प्लांट के ऊपर। अब क्या किया, उस जूस के अंदर वायरस होगा ऑब्वियसली, और उस जूस से वो वायरस दूसरे नए प्लांट में भी एंटर कर गया। तब उन्होंने देखा कि अरे ये सेम प्लांट को भी ये डिजीज कॉज हो गया। तब उन्होंने उस फ्लूइड का नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। हिंदी इसका इंग्लिश मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। लिविंग क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर से निकला है वो, इसीलिए।
आगे क्या हुआ, WM स्टैनली 1935 में उन्होंने वायरस की और ऊपर स्टडी करी और बताया कि वायरस जो होते हैं क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसको आप क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी रख सकते हो। और बेसिकली ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं लार्ज 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 प्रोटीन से। लार्ज प्रोटीन मतलब बड़ा प्रोटीन नहीं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। बाहर तो एक तरीके से कुछ भी नॉन एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही बॉडी में आएंगे तो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एज अ पैरासाइट ही काम करेगा और होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि हमेशा पैरासाइटिक फॉर्म में दिखेगा वो ऐसा। अच्छा, बैक्टीरिया को आप पैरासाइट नहीं बोल सकते हमेशा, क्यों? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे काम आते हैं। हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया रहते हैं बेसिकली अपेंडिक्स साइड में, या हम चलो अपनी बात नहीं करते, हम रूमिनेंट एनिमल की बात करते हैं जो कि आपने पढ़ भी रखा है, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल के गट में रहते हैं। तो क्या वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, फ़ायदा पहुंचा रहा है। बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है। एनिमल को क्या फ़ायदा हो रहा है उससे? भाई सेल्यूलोज तोड़ने में काम कर रहा है। सेल्यूलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन ये बैक्टीरिया उसको तोड़ के दे रहा है। तो क्या ये पैरासाइटिज्म होगा? नहीं, ये पैरासाइटिज्म नहीं कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि भले ही वो होस्ट की सेल के अंदर हो, होस्ट की बॉडी के अंदर हो, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा रहा। पैरासाइट तभी होगा जब एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, तभी कोई चीज़ पैरासाइटिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर WM स्टैनली ने बोला कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वायरस जो है कभी किसी को बेनिफिट दे, हमेशा ही नुकसान पहुँचाएगा। प्रोटीन के साथ साथ वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि RNA और DNA दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी वायरस के अंदर दोनों के दोनों न्यूक्लिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिले। दोनों के दोनों मतलब RNA और DNA। कहने की बात यह है, कभी भी किसी भी वायरस के अंदर RNA और DNA एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनमें बेसिकली देखने को मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसको बेसिकली SSRNA भी देखने को लिखा हुआ देखने को मिलेगा बुक्स में, तो कंफ्यूज मत होना। SSRNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, DSRNA मतलब डबल स्ट्रैंडेड RNA, DSSDNA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, DSDNA डबल स्ट्रैंडेड DNA। सो ये कुछ टर्म्स थी जो कि बुक में मेंशन होती हैं, लेकिन इसका हमेशा एब्रीविएशन नहीं दिखा होता है। सो हम बात कर रहे थे वायरस के बारे में कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें बेसिकली हमको देखने को मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उनमें देखने को मिलेगा आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। मतलब RNA और DNA दोनों देखने को मिल सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन प्लांट में जो मिलेगा ना वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। DNA तो मिलेगा ही नहीं। बेसिकली RNA होगा, और RNA भी कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। NCERT बुक में अगर आप 2.6b फिगर को देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक जो वायरस है TMV का इमेज होगा, वहाँ पे बेसिकली वायरस दिख रहा है। तो वो वायरस जो है छोटी 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 यूनिट से मिलके बना हुआ है। उस यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर मिल करके पूरा का पूरा प्रोटीन कोट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैप्सिड। फिर से सुनिए, वायरस के बॉडी के ऊपर जो भी, बॉडी बार बार मुझसे बॉडी निकलना है, ऐसे बॉडी कुछ नहीं होता वहाँ पे। वायरस के ऊपर जो भी प्रोटीन कोट होगा, जो भी कोट होगा, बेसिकली जो भी इसके ऊपर लेयर बोलो एक तरीके से, जो भी इसको जिस जिस चीज़ ने भी इसको कवर कर रखा है वो बनेगा प्रोटीन से, और उस पूरे के पूरे कवर को बोलेगे कैप्सिड। और वो कैप्सिड भी अकेला नहीं होगा, वो भी छोटे 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 टूटे टूटे हिस्सों से, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होगा। अलग अलग उसके मोनोमर होंगे बेसिकली, केमिस्ट्री की भाषा में या साइंस की भाषा में बोलें तो मोनोमर होंगे बेसिकली, छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। भाई ऊपर कवरिंग है तो न्यूक्लिक एसिड को बचाएगा ही ना, प्रोटीन ऊपर है, अंदर न्यूक्लिक एसिड है तो उसको कवर करके रखता है। और ये कैप्सोमियर्स जो होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, मतलब हेलिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी होते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिक फॉर्म में अलग अलग अरेंज हो सकते हैं।
वायरस कैन कॉज डिजीजेज। अच्छा, वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज कर सकते हैं, यहाँ पर सीरीज में बुक में मेंशन है। लाइक ये इज कॉज मम्स। मम्स इज कॉज बाय रूबेला वायरस। मम्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड पे इफेक्ट करता है। इसको पैरोटाइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, आगे आने वाले चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, इस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली जो पैरोटिड होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और यहाँ पर उसी ग्लैंड को ये वायरस जो है, कौन सा वायरस, रूबेला वायरस अफेक्ट करता है, और वो ग्लैंड जो है स्वेल हो जाता है। तो पूरा का पूरा मुंह का हिस्सा नीचे वाला पूरा एक तरीके से स्वेल होकर के दिखाई देता है, बहुत अच्छे से उसमें स्वेलिंग आ जाती है। सो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, एक टाइम की बहुत ज़्यादा फेटल डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। इसने इतनी ज़्यादा मात्रा पे तबाही मचाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा होता था कि अगर सुबह किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई तो शाम को दूसरे की, इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने इसकी भी वैक्सीन बना ली थी। वो फर्स्ट वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कैसे बनाई थी? काउपॉक्स से। काउपॉक्स का वायरस था, उससे बनाई थी। मतलब बेसिकली क्या हुआ था, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने जैसे कि बताया, हो रही थी स्मॉल पॉक्स से, कि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे। तो एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर के यहाँ पर कोई दूध वाला आता होगा, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुमको नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स, तुम्हारे फैमिली में नहीं हुआ किसी को? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे फैमिली में किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। लेकिन एडवर्ड जेनर, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों के लिए नॉर्मल होती है ना, वो साइंटिस्ट के लिए नॉर्मल नहीं होती है, वो चीज़ उनके लिए अजीब होती है। अब क्या, जैसे न्यूटन को ले लो, सेब ऊपर से नीचे गिरा, हम लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब वो लोग अलग लेवल का जाकर के सोचते हैं। तो ऐसे ही अलग लेवल का कुछ एडवर्ड जेनर ने जाकर सोचा कि इनकी फैमिली को क्यों नहीं स्मॉल पॉक्स का वायरस हुआ, जबकि ये तो घर घर जाते हैं, ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पे स्मॉल पॉक्स होगा, तो बेसिकली इनको भी हो जाना चाहिए था, लेकिन इनको क्यों नहीं हुआ? उनके माइंड में बात स्ट्राइक करी। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करा और देखा कि उनकी काउज में काउ पॉक्स था, और क्योंकि काउ में काउ पॉक्स था तो वो काउ के पास रहते थे, गायों के पास रहते थे, तो उनको भी काउ पॉक्स हो गया था। तो ये चीज़ वहाँ से उनके दिमाग में स्ट्राइक करी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये काउ पॉक्स का वायरस इनकी बॉडी में एंटर करके आए, तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स का वायरस नहीं हो पा रहा है। और यही बात थी। हालांकि उन्होंने क्या किया इस चीज़ को जानने के लिए ना, उन्होंने सबसे पहले खुद को इन्फेक्ट किया स्मॉल पॉक्स से। बेसिकली पहले खुद को काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगाया, और फिर बाद में स्मॉल पॉक्स किया, तो कुछ नहीं हुआ। फिर अपने बेटे को लगाया, वो खुद से कुछ नहीं हुआ। फिर अपने वाइफ को लगाया, मतलब अब सारा का सारा एक्सपेरिमेंट अपने फैमिली पर ही कर डाला उन्होंने, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ से उनकी बात ही चीज़ दिमाग में आ गई कि हाँ, इस स्मॉल पॉक्स के वायरस से निपटने के लिए ये काउ पॉक्स का वायरस असरदार है। यानी अगर किसी को काउ पॉक्स का वायरस पहले हो जाता है तो उसे स्मॉल पॉक्स का वायरस नहीं लगेगा, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से उन्होंने वैक्सीन बनानी स्टार्ट करी, उसके इंजेक्शन्स में डाल डाल करके लोगों में लगाया वो, और इस तरीके से वही वैक्सीन होता है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन की डेफिनेशन होती है कि बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ एटीन्यूएटेड और वीकेंड वायरसेस। बेसिकली मतलब होता क्या है उसमें, या तो एटीन्यूएटेड, अब ऐसा नहीं है, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में एक तो हमारे स्मॉल पॉक्स का वायरस नहीं जा रहा है, हमने वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला और लगा दिया, मतलब एक तो हो नहीं रहा था, वो ऊपर से तुमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो चीज़ होती है उसमें वायरस हो जाएगा, वो एटीन्यूएटेड मतलब कमज़ोर, वीकेंड मतलब कमज़ोर होगा, वो इन्फेक्शन फैलाने के लायक नहीं होगा। और वैक्सीन काम कैसे करती है कि वैक्सीन जब बॉडी के अंदर जाएगी, वो बेसिकली वायरस बॉडी के अंदर जब जाएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करेगी तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि अ, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है। एंटीबॉडीज़ क्या, कुछ बॉडी में ऐसा बनता है, अभी के लिए याद रख लो कि बॉडी में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि उन वायरसेस को या उन बैक्टीरिया को जो भी बॉडी में आएगा उसको मारेगा। सो यहाँ पर भी वो सेम काम होता है। और अब आप बोलेंगे कि नॉर्मल जब हमको
नॉर्मल उनसे सामना हो जाएगा तो तब भी बना लेगी? नहीं, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं कि आज हमको चिकन पॉक्स का वायरस लगा और बॉडी जो है वो परसों तक वैक्सीन अपनी मतलब एंटीबॉडी बना पा रही है, तब तक तो खेल ख़त्म। लेकिन अगर हम एटीन्यूएटेड फॉर्म डालेंगे बॉडी में, मतलब जो कुछ नहीं कर सकता है, बस पड़ा रहेगा बॉडी में, वो चाहे कल तक पड़ा रहे, चाहे परसों तक पड़ा रहे, चाहे 10 साल तक पड़ा रहे, कुछ नहीं करेगा वो बॉडी में। लेकिन हमारी बॉडी को उससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा बेसिकली, और वही टाइम उसके लिए काफ़ी होता है एक एंटीबॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, और बाद में उस एंटीबॉडी को स्टोर कर रख लेगी अपने पास, मेमोरी उसकी तैयार हो जाती है। और वो आप आगे फ्यूचर में अगर वो वायरस कभी भी बॉडी में एंटर करेगा तो हमको टाइम नहीं लगेगा, हमको अब एंटीबॉडी बनानी नहीं है, ऑलरेडी बनी रखी है, डायरेक्ट भेजो वहाँ पर, तुरंत फाइटिंग स्टार्ट होगी और वो वायरस ख़त्म। नेक्स्ट डिजीज हर्पीज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आई वायरस, मूवी भी बनी थी उस पर, वायरस आई, आई मूवी का नाम था उसका, वो इन्फ्लुएंजा वायरस था बेसिकली। एड्स सबको पता है HIV वायरस के द्वारा कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है कि जो भी इंसान होता है वो इस वायरस से नहीं मरता, बल्कि इस वायरस की वजह से पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ख़त्म होने की वजह से किसी दूसरी बीमारी से मर जाता है। दूसरी बीमारी मतलब इम्यून सिस्टम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, अब छोटी से छोटी बीमारी भी आपको मार सकती है। ये भी एक वायरस से होता है, HIV वायरस। प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में मोज़ेक फॉर्मेशन लाइक TMV से हुआ था, तो हमारे को मोज़ेक वायरस से मोज़ेक फॉर्मेशन होता है। लीफ रोलिंग, लीफ कर्ल होने लगेंगी, लीफ रोल होने लगेंगी। जो वीन होती है, मिड रिब होती है, वीन होती है, वो सूखी पड़ने लगेंगी, वाइट कलर की हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, डॉर्फ प्लांट होगा। ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं, सारे के सारे सिम्टम हैं कि ये प्लांट भैया वायरस से ग्रस्त है। यहाँ पर एक वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब अटैक करने वाला, मतलब ऐसे वायरस भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे। तो खुद सोच लो, किसी भी बॉडी पर अटैक करने के लिए, उसकी बॉडी में जाने के लिए जो पैरासाइट है उसका होस्ट की बॉडी से छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब खुद सोच लो कि जो चीज़ बॉडी के अंदर जाने वाली है वो बड़ी है और बॉडी छोटी है, तो कैसे चली आएगी भाई? तो इसीलिए कंपेयर कर सकते हो आपकी बैक्टीरिया के मुकाबले वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी छन करके बाहर निकल जाते हैं, उनको भी क्रॉस कर लेते हैं बेसिकली। सो वायरॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो वायरॉइड्स नई नया टर्म है, वायरस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन ही बचा हुआ है आगे का टॉपिक। तो वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर हमको जो प्रोटीन का कोट था ना वो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रोटीन का कोट नहीं देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल डिजीज़, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर डिजीज़। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, बेसिकली RNA, फ्री RNA ऐसे ही मिलेगा, ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होगा। अगर प्रोटीन कोट आ जाएगा तो वायरस कहलाएगा, प्रोटीन कोट नहीं होगा, खाली इन्फेक्टेड DNA, इन्फेक्टेड न्यूक्लिक एसिड होगा, तब हम उसको बोलेंगे वायरॉइड। इट लैक अ प्रोटीन कोट एंड फाउंड इन द वायरसेस। इंपॉर्टेंट चीज़, वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन कोट देखने को मिलता है ना वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसलिए इनको बोला वायरॉइड। और लास्ट टाइम यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है, द RNA ऑफ अ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, मतलब बेसिकली इतना ज़्यादा बड़ा RNA यहाँ नहीं होता, यहाँ पर देखने को मिलता, यहाँ पर छोटा ही RNA होता है। नेक्स्ट चीज़ इज प्रियॉन। अच्छा, वायरस, वायरस एक तरीके से देखें तो डिराइव हो रही हैं दोनों चीज़ें, वायरस और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। कैसे? वायरस है कंप्लीट स्ट्रक्चर, प्रोटीन कोड भी है इसके पास, अंदर इन्फेक्टेड RNA या DNA जो कुछ भी को न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। वायरॉइड अब ऊपर से कोट हटा दिया, यानी प्रोटीन हटा दिया, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कोट, कोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो ऊपर से जो प्रोटीन का कोट था वो हटा दिया और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज हो गया है, तो क्या कहलाएगा? वायरॉइड। अब क्या करें हम? अब हम अंदर का न्यूक्लिक एसिड जो हमारा RNA DNA है वो हटा दो, खाली कोट कोट रहने दो, यानी बेसिकली खाली प्रोटीन रहने दो। तो ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन, बेसिकली जो प्रोटीन जो होते हैं उनको मिसफोल्डेड प्रोटीन बोलेंगे, जो किसी काम के नहीं है और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है ना, तो प्रियॉन्स कहेंगे उनको हम। मतलब इसके पास RNA DNA कुछ नहीं होता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन तब भी ये डिजीज़ कॉज कर देता है। साइज इनका सिमिलर वायरस की तरह ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर का कोट है ना,
अंदर का सामान तो गायब है ना, ऊपर का तो पूरा है ना, इस तरीके से। और इनको बोलते हैं हम प्रियॉन। प्रियॉन के डिजीज़ हैं यहाँ पर, बेसिकली इंपॉर्टेंट डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको कॉमनली बोलते हैं BSE, यानी मैड काउ डिजीज़ इन कैटल। क्या होता है कि ये जब बॉडी में, बोवाइन मतलब होता है आपके कैटल्स, गाय भैंस, इनके बॉडी में जब एंटर करता है तो ये बेसिकली उनके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी उनके न्यूरल सिस्टम पर अटैक करता है। और उसकी वजह से ही, अच्छा कोई बोलते हैं, किसी इंसान को बोलते हैं पागल हो गया। पागल से मतलब क्या है, ऑप्शन देता हूँ, उसका हाथ खराब है, उसका पैर खराब है, उसका पेट खराब है, या उसका दिमाग खराब है। ऑब्वियसली हर कोई फोर्थ ऑप्शन चुनेगा, दिमाग खराब। दिमाग खराब का मतलब उसका न्यूरल सिस्टम खराब है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होता है कि वो उसके न्यूरल सिस्टम पर अटैक करता है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, और वो एक तरीके से पागल हो जाता है। जानवर, जो कुछ कोई भी जानवर होगा, ये बोवाइन आप कुछ भी ले सकते हैं, गाय भैंस, इनमें से ये आपका जानवर पागल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका कोई इलाज नहीं है अब तक, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, बट सम वाइल इट में अफेक्ट टू द ह्यूमन। और हाँ, ये ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है भाई, डिजीज़ एनिमल की है, ह्यूमन को कैसे अफेक्ट कर सकती है, खुद सोचो। अगर ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल से आप उसका कोई प्रोडक्ट लोगे, लाइक दूध ले लो, मीट, इसके थ्रू भी ह्यूमन बॉडी में चला जाएगा, और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद में इस डिजीज़ को बोलेंगे VCJD, क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज़, फुल फॉर्म VCJD का। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइकन। लाइकन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक पोर्शन एल्गी का होता है, एक पोर्शन फंजाई का होता है। वो दोनों साथ में रहती है। साथ में क्यों रहती हैं भाई, एक को शेल्टर मिलता है, दूसरा उसको पानी एब्जॉर्ब करके पहुंचा कर देती है। शेल्टर किसको मिलता है, एल्गी को मिलता है। फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्योंकि फंजाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम में होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें होता है एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब वो हम लोगों की तरह खाना बॉडी में नहीं लेती हैं, डाइजेस्ट नहीं करती हैं, वो बॉडी के बाहर ही, मैंने इस बात को डिस्कस कर रखा है पहले भी, वो बॉडी के बाहर ही अपने केमिकल्स निकालती हैं, और वहीं के वहीं डाइजेस्ट करके वहीं के वहीं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन में माहिर होती हैं, तो इसलिए वो अपने पार्टनर को, पार्टनर मतलब उसका एल्गी पार्टनर जो है, उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी और पानी भी उसको एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करेगा। सो इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन होता है। एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब एक किसमें बोलें फाइकोबायोटेंट और माइकोबायोटेंट, माइकोबायोंट भी बोल सकते हैं, फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट, कुछ भी बोल सकते हो। ये दो अलग अलग, अगर फाइकोबायोंट की बात करें लाइकन में, तो ये होता है एल्गल, जो एल्गी वाला हिस्सा होता है उससे बोलते हैं फाइकोबायोंट। माइकोबायोंट मतलब जो उसमें फंजाई वाला पोर्शन होता है उसे माइकोबायोंट। कॉमनली दोनों को मिला करके बोलते हैं हम लाइकन। ये जो है कभी भी आपको ऐसी जगह देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पर पॉल्यूशन हो। दे आर अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये कभी भी पॉल्यूशन वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेगी। दिखने में कैसी होती है लाइकन, ऐसी। दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर हम, लाइक वायरस की बात करते हैं, तो वायरस दिखने में ऐसा होता है, स्फेरिकल शेप्ड वायरस है। ऊपर इसका ब्राउन वाला हिस्सा प्रोटीन कोट है, अंदर जो है इसमें जो आपको दो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, दो लंबे लंबे कॉम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड मटेरियल। मे बी RNA नहीं, कुछ भी हो सकता है, पर सिंगल स्ट्रैंडेड है यहाँ पर। और ये है प्रियॉन, मतलब ये बेसिकली प्रोटीन है लेकिन मिस फोल्डेड है, अपनी मर्जी से फोल्ड हो चुके हैं। और ये बोवाइन प्रियॉन है जो आपकी जैकब डिजीज़ कॉज करता है।